प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 2 जो है इसके बाद बात किया जाएगा, लेकिन मॉड्यूल 3 की बात आज किया जाएगा। देखते हैं आज मॉड्यूल 3 में है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक मटेरियल। पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें यहाँ से आधा कर दें तो इलेक्ट्रिक सिटी ऐसे हो रहा, इलेक्ट्रिक सिटी। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक को हम कैसे परिभाषित करेंगे। इलेक्ट्रॉन या आवेश, इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। अब देख रहे हैं परिभाषा के अनुसार हमको दो शब्द मिला, इलेक्ट्रॉन या आवेश। हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तब जो है धारा का प्रवाह होगा। इसका मतलब कोई चालक तार है, तो किसी चालक तार में यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे है, इलेक्ट्रॉन यदि इधर से इधर आ रहा है, तब जो है धारा का प्रवाह इधर होता है। ये धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के वजह से होता है, माने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो धारा प्रवाहित होगा। दूसरी बात, ये किस में प्रवाहित हो सकता है और किस तरह का प्रवाहित हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की धारा होती है, जो विद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो स्थिर विद्युत होता है, स्थिर विद्युत, और दूसरा होता है गतिज विद्युत। स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिक और डायनेमिक इलेक्ट्रिक। स्थिर विद्युत में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आप कभी महसूस किए होंगे, कंघी करते समय बाल जो है कंघी में चिपकने लगते हैं, बाल कंघी में चिपकने लगते हैं। ऐसे ही अन्य भी कई चीज़ें होती हैं जो अपने तरफ आकर्षित करती हैं। प्लास्टिक की चीज़ें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। तो इन विद्युत धारा का उपयोग हम लोग अपने लाइफ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें वायरों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उपयोग गतिज विद्युत का किया जाता है, जो गतिज विद्युत होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। आप नाम से भी परिचित हैं, स्थिर माने स्टैटिक है, एक जगह स्थिर है, इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन गतिज विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही चुंबक जिस तरह का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, उसका कुछ उपयोग नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक चुंबक का उपयोग नहीं होता है। जो कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उन्हीं का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से ढाला जा सकता है और बनाया जा सकता है। लेकिन क्या प्राकृतिक चुंबकों का उपयोग किया जा सकता? अपने हिसाब से नहीं किया जा सकता। सिर्फ हाँ, लेकिन इसको खोजने में इसका बड़ा योगदान है, इसलिए यह जड़ है और ये पूरा वृक्ष है। इसको हमें समझना चाहिए कि ये गतिज विद्युत आया है तो स्थिर विद्युत के वजह से हमें प्राप्त हुआ है। अब गतिज विद्युत माने इसमें गति होगी, ये स्थिर होगा। किसमें होता है गतिज विद्युत की? अब जैसे मान लीजिए किसी आपके साइड में रखा हुआ जनरेटर है, इसमें भी गतिज ऊर्जा, गतिज विद्युत प्रवाहित होती है। या हमारे घरों में आने वाली सप्लाई, वो भी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज विद्युत होता है। और चाहे बैटरी से फ्लो होने वाली करंट, वो भी गतिज होती है। लेकिन स्थिर विद्युत कपड़ों में चार्ज हो जाता है। कभी कभी कपड़े जो है गर्म हो जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें झाड़ने के बाद
चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, या वो कपड़े एक दूसरे कपड़े को आकर्षित करने लगते हैं या बालों को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये स्थिर विद्युत है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं स्थिर विद्युत एक एम्बर की छड़ होती है जो चमड़े पर रगड़ने से, एम्बर की छड़ को जब चमड़े पर रगड़ा जाता है तब उसमें कुछ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और उस एम्बर की छड़ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन चमड़े की छड़, माने चमड़े की छड़ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये दाता हो जाता है और ऋणात्मक हो जाता है। तो ये पॉजिटिव आवेश हो जाता है और इस पे नेगेटिव आवेश हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही रेशमी कपड़े कांच की छड़ रगड़ने से, रेशमी कपड़ों पर रगड़ खाने से रेशमी कपड़े नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। लेकिन इसका यूज नहीं होता है लाइफ में या किसी भी काम में। लेकिन गतिज विद्युत ऊर्जा का बहुत यूज किया जाता है। अब गतिज विद्युत ऊर्जा की चर्चा करा जाए आगे। आप लोग सोलर पैनल देखे होंगे। सोलर पैनल में क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। मान लीजिए एक सोलर पैनल है, इस पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो प्रकाश की किरणें पड़ने की वजह से ये जो है लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये गतिज ऊर्जा है, इसका हम उपभोग कर पाते हैं। और ऐसे ही है तापी ऊर्जा माने या तो टेम्परेचर बढ़ा दें। अब तापी ऊर्जा आप लोग सुने होंगे कपल्ड थर्मोस्टैटिक किस तरह का होता है, एक तरह का मेजरिंग करने का टूल्स भी है। अब जैसे दो भिन्न प्रकार के भिन्न मटेरियल के दो वायरों को एक जगह कनेक्ट कर दिया जाए और एक सिरे को गर्म किया जाए, जब ये गर्म किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। एक तो ये तापी ऊर्जा हो गई। दूसरा जो है आप जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। एनटीपीसी ये क्या करती है, पहले ताप उत्पन्न किया जाता है, ताप के बाद से भाप उत्पन्न किया जाता है, फिर टरबाइन चलाए जाते हैं और टरबाइन चलाने के बाद विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो तापी ऊर्जा तो ये तो छोटा सा एक प्रयोग है और ये एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है टेम्परेचर मेजर करने का। एक और है रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि की बात करें तो आप बैटरी इस्तेमाल करते हैं खूब, और बैटरी इस्तेमाल करते समय आप वो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है और फिर केमिकल एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मतलब बैटरी में रखी हुई एनर्जी वो केमिकल फार्म में होती है, केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में होती है। एक और होता है चुंबकीय विधि, मैग्नेटिक फार्म। आपके घरों में लगा हुआ जनरेटर मैग्नेटिक फार्म में ही विद्युत धारा को प्रवाहित करता है। तो ये तो होगा गतिज ऊर्जा के विभिन्न विधियां, या तो यूँ कहे पैदा करने की विधि अथवा उदाहरण। आगे चलते हैं, विद्युत आवेशों की बात करा जाए। ये जो विद्युत आवेश, यही हो गया आवेश की बात करें। विद्युत आवेश, मान लीजिए एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, माने प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को पास नहीं आने देते हैं। जैसे चुंबक आपने देखा होगा, चुंबक का नॉर्थ साइड साउथ साइड दोनों जो है नॉर्थ को एक पास लाने पर वो आपस में नहीं चिपकते हैं, जबकि
माइनस माइनस चार्ज आपस में भी नहीं चिपकते हैं, जबकि यही प्लस और माइनस चार्ज आपस में चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे को रिपल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दूसरे को रिपल करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, माने आपस एक पास नहीं आएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज वो रिपल्सन करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। मटेरियल के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि मटेरियल किस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए पदार्थ है मैटर चेंज होता है मॉलिक्यूल चेंज होता है एटम में, और एटम फिर से चेंज हो जाता है माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन में। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस नाभिक। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके केंद्र में होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह हो तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हमें विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए देखना होगा कि किसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन खाली हैं। अब आप परमाणु संरचना से इसको समझ सकते हैं कि जब भी परमाणु संरचना मान लीजिए कि एक हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसकी पूरी कक्षाएं भरी हुई हैं। अब परमाणु संरचना यहाँ पे विस्तार से नहीं बात करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे कि जिसकी कक्षाएं भरी होती हैं, अर्थात बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो भरी रहती हैं, जबकि हीलियम के बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन पर्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही परमाणु क्रमांक भी है और यस क्षेत्र का है भी। अब देखिए, जो मान लीजिए एक नाभिक है, तो नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं हैं तो हम इसे KLM N, और ये जो है नाभिक हो गया। तो नाभिक के बाहर के कोश KLMN, और आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है 2n² के अनुसार भरे होते हैं, अर्थात K में इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 × 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में 2² = 8 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया, गलती हो गया, 16 2 32, हाँ सही है, 32 हो गया। अर्थात K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, जबकि L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। ऐसे ही M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। और जो N है सबसे बाहरी कोश है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो सब
इसमें कोई भी बाहरी कोष हो सकता है, वो तत्व परमाणु पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अर्थात हम इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने का प्रयास करेंगे। ये 8 हो गए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब ये अपने आप में फुलफिल है, इसको ना बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही जरूरत है। तो ऐसे किसी भी धातु, किसी भी परमाणु में जिसमें बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों, उसमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। धारा का प्रवाह सिर्फ उसी में कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है या तो इसके कम इलेक्ट्रॉन हो अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन हो। 8 होंगे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन धारा का प्रवाह इनसे भी नहीं होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनके कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? जो अब इसमें हम थोड़ा सा और चर्चा करना चाहेंगे। जो नाभिक के सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी स्टेट जो सबसे कम होती है, और नाभिक से ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जाती है उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज़्यादा होती जाती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा होती है तो आपसे हम सवाल करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना ज़्यादा आसान है या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना ज़्यादा आसान है? नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर हो सकते हैं, अथवा जो नाभिक से सबसे दूरी पर इलेक्ट्रॉन है वो सबसे, तो ये जो नाभिक के बाहर हैं इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है और जो बड़ा बच्चा हो जाता है, एक घर में मान लीजिए कई बच्चे हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माँ से सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। क्या उसको अलग किया जा सकता है? इतना आसानी से अलग नहीं किया जा सकता छोटे बच्चे को। जबकि बड़ा बच्चा होता है वो घूमने फिरने लायक हो गया है, थोड़ा सा पंख हो गया है तो उड़ने लगता है, और वो बाहर का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर करना बहुत आसान है। थोड़ी सी एनर्जी मिली नहीं कि वो चला जाता है और फिर आ भी जाता है। लेकिन छोटा बच्चा, एक तो माँ नहीं छोड़ती है और दूसरा बच्चा जो है खुद नहीं छोड़ता है कि गायब हो जाए। माँ छोड़ इसलिए नहीं छोड़ती है कि गायब हो जाएगा, अब बच्चा इसलिए नहीं जाता है कि गायब हो जाएंगे। तो दोनों की समस्या एक ही है। इसलिए सबसे नाभिक के सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर करना कठिन है, जबकि नाभिक से सबसे दूरी वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर करना आसान है। अब आप कहेंगे कि हमको एनर्जी इस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जो अंदर है उस पर एनर्जी कम लगाना पड़ेगा। इसका एनर्जी स्टेट कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हम आपसे कहना ही चाहेंगे कि जो चीज़ खुद ही नाभिक से जुड़ा हुआ हो उस पर बल लगाएंगे तो बल निगेटिव होगा, उस बल का कोई मायने नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे दीवार को धक्का देना जिससे दीवार ना गिरे, तो उस बल का कोई मतलब नहीं होता है, कार्य जीरो हो जाता है। ठीक वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि बाहर की तरफ है तब हमें फोर्स लगाना होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हम अंदर करना चाहें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाना होगा। तो इसका एनर्जी स्टेट ज़्यादा है, खुद में एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इसे बाहर करना आसान है। बाहरी कोष में भरे हुए इलेक्ट्रॉनों को बाहर करना आसान है, लेकिन अंदर भरे हुए इलेक्ट्रॉनों को बाहर करना कठिन है। अब यहीं पे पाउली का अपवर्जन नियम की बात करते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि KLMN में को जो इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, 8, 18, 32 होता है, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। अपवर्जन नियम ये क्या कहता है कि एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन दोनों की अपनी दिशा अलग अलग होती है। दोनों की अपनी दिशा अलग अलग होती है। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी। मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन ये अपने जगह पर भी घूमते हैं और पूरे नाभिक के चारों तरफ भी
घूमते हैं। ठीक इनकी सुसज्जा ऐसे ही होती है जैसे सूर्य के चारों तरफ उनके ग्रहों की। पृथ्वी अपने जगह पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ठीक वैसे ही ये नाभिक से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि एक जगह पर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब बात करते हैं कि पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार SPDF होता है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकता है, इसमें 10 हो सकता है, इसमें 14 हो सकते हैं। 2, 6, 10, 14। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसका परमाणु संरचना बनाते हैं। मान लीजिए कॉपर है, Cu कॉपर 29, माने इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं? 29। इसका परमाणु भार 64 होता है। परमाणु भार से अभी मतलब ना रखें, अभी परमाणु क्रमांक से मतलब रखें। तो इसमें माने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जरा हम डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करें तो क्या होगा? 2, 8, 18, 1 हो जाएगा। 8, 2, 10, 10, 20, 8, 28 और 1, 29, माने 2, 8, 18, 1। पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार इसको हम यदि तोड़ने का प्रयास करें तो इसमें 1s2, इसमें क्या होगा? 2s2, 2p6, माने 6 पर p पर 6 इलेक्ट्रॉन अभी बताए थे, और s पे 2 ही होंगे। इसके बाद फिर से इसको 2s3, 3s3 गलत हो गया, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10 और उसके बाद 4s1। अब हम देख रहे हैं कि s का अपना इलेक्ट्रॉन संख्या फुल है, p का भी, इसमें भी s का फुल है, इसमें भी p का फुल है, इसमें भी s का फुल है, इसमें भी p का फुल है, इसमें भी d का फुल है, लेकिन यहाँ पे s का अधूरा है 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें s का 1 इलेक्ट्रॉन अधूरा है। इसका मतलब इसे कहीं ना कहीं संयोग करना होगा, इसीलिए कॉपर में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं KLM में 2, 8, 4। इसको पाउली का अपवर्जन नियम से देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ऐसे ही जर्मेनियम होता है 2, 8, 18, 4, मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। इसको हम बस याद रखेंगे कि कॉपर के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम आपसे पूछें तो 1 होता है। ऐसे ही सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ऐसे ही जर्मेनियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 4। तो 4 4 होते हैं इसमें जो है 1 होता है। इसका मतलब ये जो 4 होते हैं, इसको 4 और मिल जाए तब इसकी कक्षा पूर्ण हो पाएगी। इसमें 1 है तो या तो 7 मिल जाए तब ये पूर्ण हो जाएगा, अथवा 1 अपना दे दे तो 18 हो जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा। तो दोनों ही तरीका है, या तो दे दे अथवा ले ले, अथवा दोनों से साझा कर ले। तो हम थोड़ा सिलिकॉन की बात करते हैं, जर्मेनियम की भी बात करेंगे। सिलिकॉन में जो बाहर में 4 है, इसके साथ बड़ी समस्या है। 4 है, 4 ही की जरूरत है और 4 ही चाहिए, या तो 4 दे दे अथवा 4 ले ले। ये तो 1 है तो इसको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, ये क्या करेगा, अपना 1 दे सकता है और अपने पूर्ण कक्षा बना हुआ रह सकता है। लेकिन ये 4 है, सोचेगा हमारा आधा है, आधे में जरूरत है। आपके पास सामान हो बराबर आधा, तो आप क्या करेंगे, साझेदारी करने का प्रयास करेंगे। तो ये सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से क्या करता है, साझा कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। संयोजकता की बात की जाएगी आगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझिए कि ए
दूसरे सिलिकॉन से कोवैलेंट बांड बना लेता है, सहसंयोजकता। तो सहसंयोजी बांड बनाता है तो 4 इसका दोनों इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इसी तरह जर्मेनियम के पास भी 4 हैं, तो ये भी दूसरे जर्मेनियम से संयोजकता कर लेता है। लेकिन कॉपर अपना 1 दे देता है, तो दे देता है तो दाता हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो ले लेता है वो ऋणी हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इतना ही परमाणु संरचना यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है, जो हम लोगों की मूलभूत ज़रूरत है विद्युत धारा, उसकी बात करेंगे। चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे जैसे। एक कॉपर का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का याद रखेंगे, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी परमाणु संरचना में परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, तो इसको याद रखेंगे, इसलिए अभी इसको हम उदाहरण में भी लिए हैं। अब विद्युत धारा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिक करंट 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को कहेंगे डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है कैसे फ्लो करती है, बस ये फिगर याद रखेंगे, क्योंकि इसी पर बेस्ड पूरा एसी है। और डीसी कैसे फ्लो करती है, इस तरह। मान लीजिए आई है, ये भी आई है, तो ये टी टाइम हो गया, टी टाइम हो गया। तो 0 से देख रहे हैं एसी किस तरह से करंट फ्लो हो रही है। 0 पर है पहले, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्लस होती है, फिर एक पीक पर जाती है और फिर से धीरे धीरे घटना शुरू होता है, फिर 0 हो जाता है और फिर निगेटिव के तरफ जाता है, फिर आता है यहाँ तक। लेकिन यहीं डीसी में देखें तो एक हाइट पर जाने के बाद ये बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये जो डीसी है कभी ये चेंज नहीं हो रही है, एक समान विद्युत धारा प्रवाह होता रहता है। इसलिए इसमें क्या है, धारा का परिवर्तन हो रहा है बार बार परिवर्तन होने की वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी हम पहले मॉड्यूल में बात भी किए थे कि फ्रीक्वेंसी इंडिया में एसी की 50 हर्ट्ज है। इस पर भी चर्चा करेंगे बाद में कि क्यों 50 हर्ट्ज ही इंडिया में है, बाहर में 60 हर्ट्ज भी है। 50 हर्ट्ज है तो ये कैसे 50 हर्ट्ज होता है। अब ज़रा देखें, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और यदि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, यदि वो t है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगेगा, t/2। और यहाँ पे जाने पर पूरा t हो जाएगा। इसका मतलब इस आधे पर आने पर t/4 का समय लगेगा और इस पे 3t/4 होगा, इतना टाइम लग जाएगा। तो हम इस समय इतना ही याद रखेंगे, इस t क्या है, एक साइकिल पूर्ण करने में लगा हुआ समय, माने एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा हुआ समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल माने एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा हुआ समय आवर्तकाल कहलाता है। अब ऐसे ही जो सबसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ और यहाँ, तो मान लीजिए इसका पिक पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं। और ये जो शुरू में यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ से परिवर्तित होते होते ऐसे ऐसे आ रहा है, इस हर जगह वैल्यू जो है इसकी अलग अलग होगी, करंट की या वोल्टेज की, तो इन्हें कहेंगे इंस्टैंटेनियस वैल्यू, अर्थात इंस्टैंटेनियस वोल्टेज या इंस्टैंटेनियस करंट। अभी हम इतना ही यहाँ पे समझते हैं, जब एसी चैप्टर पढ़ा जाएगा तो इसको विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। आप जान रहे होंगे F = 1/T। इसका मतलब एक सेकेंड में जितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, एक सेकेंड में जितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है,
वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में तो सिर्फ 1 साइकिल पूरा हुआ, लेकिन 1 सेकंड में ये जितनी साइकिल पूरी कर ली उसको आवृत्ति कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। डीसी के साथ ऐसा नहीं है। डीसी में एक बार पिक पर पहुँचता है और उसी पर बना रहता है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को और समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी। अभी इलेक्ट्रिक करंट जहाँ भी फ्लो हो रहा है, मान लीजिए एक वायर है, इस वायर में धारा जा रही है। तो जब धारा आई मान लीजिए जा रही है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इसको रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको रोक रहा है। माने इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी तो धारा की दिशा इधर होगी, ये तो हमको ध्यान रखना होगा। तो ये जो रोक रहा है इसको, ये जाएंगे तो आपस में टकराएंगे। जब ये आपस में टकराते हैं तो ये गुण उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, आप समझेंगे आई इधर से जा रही है, ई इधर से जा रही है, तो वोल्टेज किधर से जाएगी? वोल्टेज इसके ऊपर से जाती है। अब आप कहेंगे वोल्टेज कहाँ से आ गया? हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज को एक तरह से समझिए ना, तो डाकिया हम कह सकते हैं, पोस्टमैन। एक करंट को पकड़ के लेके जाने का काम करती है बस, अर्थात करंट को धक्का देने का काम, गति देने का काम कौन करता है? वोल्टेज का काम है करंट को धक्का देने का काम। इसका मतलब ये एक ही दिशा में जाएंगे। तो जो वोल्टेज है करंट को ले जाने का काम करता है और इलेक्ट्रॉन इधर से रोकने का काम करता है। अब आप बताइए, दो लोग आपस में जब ये एक दूसरे को रोकेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। तो झगड़ा होगा, ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जब ये दोनों झगड़ा करते हैं तो क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होता है। सब स्वाभाविक सी बात है, कहीं भी लड़ाई झगड़े हो तो वहाँ गर्मी उत्पन्न हो ही जाती है। तो जब ये गर्मी होती है तो दो लोगों की लड़ाई झगड़े का मज़ा जो है आदमी उठा लेता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन और करंट वोल्टेज के झगड़े का मज़ा जो है कौन लेता है? आदमी लेता है। क्यों? क्योंकि अब कहता है चलो तुम लोग लड़ो, हम मजा ले रहे हैं। क्या करता है वो? इसी से बनाता है वो हीटर, बल्ब और अन्य तमाम अप्लायंसेज जो बनाने का काम करता है। अब जैसे जो हीटर है, बल्ब है, बल्ब में टंगस्टन का वायर इस्तेमाल किया जाता है। अब टंगस्टन का जो एक तार है, केबल है, ये टंगस्टन का कर दिया जाता है। क्या करता है? ये गर्म होने के साथ साथ प्रकाश भी देता है, प्रकाश देता है। तो लोगों ने सोचा चलो इसको एक गर्म भी हो रहा है, प्रकाश भी दे रहा है, तो गर्म कम हो रहा है, प्रकाश ज़्यादा दे रहा है, इसलिए इसका क्या बनाया गया? टंगस्टन का बनाया गया बल्ब। तो याद रखेंगे, टंगस्टन का बल्ब बनाया जाता है। इसके बाद जो है नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम का क्या काम है? नाइक्रोम जो है, जब ये दोनों आपस में जब लड़ने शुरू करते हैं एक तरह से, तो क्या नाइक्रोम क्या होता है? खूब गर्म होकर लाल हो जाता है। जब गर्म होकर लाल होता है तब तो इसका लोगों ने सोचा चलो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं? हीटर बनाते हैं। तो नाइक्रोम के तार का हीटर बनाया जाता है, कॉइल का। और इसके बाद जो है कापर होता है। अब आप देखिए, कापर का तार, कापर जब ये आपस में जो दोनों लड़ते हैं ना, तो ये कापर गर्म हो जाता है। कापर गर्म नहीं होता है, कापर अपने जगह पर खूब नाचने लगता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन खूब नाचने लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा झगड़ा करते हैं और आपस में कुछ रहते हैं केवल कूदते हैं, मारपीट करने बजाय कूदते हैं। तो कूदते हैं तो केवल अपने जगह पर नाच रहे हैं बस। लेकिन इसका भी यही काम है। तो लोगों ने सोचा चलो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बनाते हैं फैन की बाइंडिंग। तो फैन के बाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक तरह से समझिए फैन ही बनाया जाता है। तो यूथ देखिए, लड़ाई झगड़ा ये कर रहे हैं और फायदा किसको हो रहा है? अपने को हो रहा है। और भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं। हम यहाँ समझाने का प्रयास ये करेंगे
कि एक कापर है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है, तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग धातु हैं और तीनों का अलग अलग उपयोग है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिकल में हमको जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उन इस्तेमाल किए हुए चीज़ों में हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात करेंगे। अब जब हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो हमको लगेगा कि हम कहाँ पे कौन सा वायर इस्तेमाल करें। माने हीटर में क्या कापर नहीं लगा देंगे? हीटर के कॉइलों को बनाने के लिए कापर का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमको पता होगा कि हमें कौन सा वायर इस्तेमाल करना है, कौन सी धातु इस्तेमाल करनी है। तब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक मटेरियल, वैद्युतिक पदार्थ। वैद्युतिक पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक मटेरियल 3 प्रकार के मूलतः होते हैं। एक होता है कंडक्टर, आप लोग सुने भी होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसको हम पूरा लिख भी दे रहे हैं। इनके डिफरेंस को समझना है बस। अब कंडक्टर का क्या काम है? ये धारा के प्रवाह को आसानी से जाने देता है, माने धारा प्रवाह होने देता है। लेकिन इंसुलेटर धारा प्रवाह नहीं होने देता है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नोट भी कर सकते हैं, पूछा भी गया है बहुत बार परीक्षाओं में। क्या कहिए कि प्रभाव, तो कुछ गर्म हो जा रहे हैं, कुछ प्रकाश दे रहे हैं, कुछ अन्य काम कर रहे हैं, तो इनके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो एक हो गया ऊष्मीय प्रभाव, माने गर्म होने का काम, ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा हो गया चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तीसरा हो गया रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। और चौथा हो गया किरण प्रभाव, रे इफेक्ट, किरण प्रभाव। और पांचवा गैस आयनीकरण, प्रभाव। अभी ऊष्मीय प्रभाव अभी तो बात की तो गर्म हो जाना है। जब वायर गर्म हो जाएगा तब हम उसके ऊष्मा का उपयोग हीटर के रूप में कर सकते हैं, बल्ब के रूप में कर सकते हैं। इसी तरह चुंबकीय प्रभाव फैन वगैरह बनाने में कर सकते हैं, मैग्नेट किसी शाफ्ट को घुमाने में का काम कर सकते हैं चुंबक से। और इसके बाद जो है रासायनिक प्रभाव। आप अभी शुरू में ही चर्चा कर रहे थे कि बैटरी क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है, अर्थात विद्युत धारा को किस में बदलते हैं? केमिकल एनर्जी में। रासायनिक प्रभाव हो गया, और केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और फिर से विद्युत धारा में बदल के हमको मिल जाता है। तो रासायनिक प्रभाव हो गया। किरण प्रभाव, आपने एक्सरे कराते हुए लोगों को देखा होगा, या एक्सरे शीट देखा होगा, एक्सरे मशीन भी देखा होगा। वो एक्सरे प्रभाव, इसी किरण प्रभाव, माने उन्हीं विद्युत धाराओं का उपयोग करके एक्सरे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद से गैस आयनीकरण प्रभाव। जो हैलोजन बल्ब होते हैं ना, बड़े बड़े, देखा होगा हैलोजन बल्ब। हैलोजन बल्ब में गैस के आयनीकरण का प्रभाव इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल बात करेंगे इलेक्ट्रिक मटेरियल पर। थैंक यू।